सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो नया संस्करण राजन सीरीज है 2024 के, उसके सभी प्रश्नों को देखिए करा चुका हूं। बस रह गया है आपका ये क्लास, इसके बाद आपका पूरा राजन सीरीज कंप्लीट। राजन सीरीज में जितने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जितने अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और जितने लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए थे, लघुत्तरीय प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 64 तक हमने कर लिया है और जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं आज की क्लास में लगभग वह पूरे ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा राजन सीरीज जो है एक एक प्रश्न मैंने करा दिया है और बहुत ही अच्छे ढंग से सभी प्रश्नों को आप समझ पाएंगे। पूरे क्लास को आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इतने प्रश्न तो आपको प्रैक्टिस करके ही जाने हैं। तो पूरी राजन सीरीज आपको कई जगह अटकाएगा, गलती देगा, तो इस वजह से आप यहां से प्रैक्टिस करिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सभी क्लासेस को देखिए, क्लासेस के साथ साथ मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सॉल्व करते हुए चलिए। तो वही आपको करते हुए आना है और यहां तक अगर आप सॉल्व करते हुए आ गए हैं तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने कराए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और मास्टर क्लास और मॉडल पेपर में परीक्षा से पहले आपके लिए लेकर के ही आऊंगा। और पवन सीरीज भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा कुछ, पहले वाली पवन सीरीज भी मैंने डिस्कस किया है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए, राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राजन पवन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी चीजें आपको जरूर करके जानी है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। और इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के देखिए तुरंत। वहां पे आपको मैथ की सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी और इस क्लास को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो है हमारा इस क्लास का, प्रश्न संख्या 65। एक दुकानदार ग्राहक को दो क्रमागत छूट क्रमशः 30% और 20% देता है। तो बताइए यह छूट एक समतुल्य छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर हो। ठीक, तो अब सबसे पहले देखिए, प्रतिशत के चिन्ह, प्रतिशत के जो प्रश्न हैं यहाँ पे, इसमें ध्यान से पढ़ने की बहुत आवश्यकता होती है। आपको समझना होता है कि किस दाम पे, किस चीज पे किसका प्रतिशत आपको निकालना है, किस पे कितनी प्रतिशत छूट, इन सारी चीजों में मतलब ध्यान से और ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। देखिए, बोला कि एक दुकानदार ग्राहक को दो क्रमागत छूट देता है, पहले 30% फिर 20%। ठीक, तब मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए और वहां पे कोई 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान था। उसने बताया कि सर इस 100 रुपए के सामान पे हम 30% आपको ऑफ दे देंगे, छूट दे देंगे। ठीक, तो आपको लुभावना ऑफर लगा, हाँ चलो ठीक है ले लेते हैं, लेकिन आपको फिर भी जो है वह रेट अधिक लग रहा है। तो आपने क्या कहा कि नहीं और कम करो। तो फिर बोला कि इस 30% के बाद भी चलिए जो भी दाम होगा वो हम उस पे 20% ऑफ कर देंगे, मतलब 20% और आपको दे देंगे। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि हम सीधे सीधे आपको 50% ऑफ दे देंगे। उसने बोला कि जो अब दाम आ रहा है उस पे 20% ऑफ होगा। तो यही वह प्रश्न भी यहाँ पे बोल रहा है कि दो क्रमागत छूट उसने दी, पहले 30% की दी फिर 20% की दी। ठीक, तो बताइए यह छूट एक समतुल्य छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर होगी। अब देखिए, अगर सीधे 50% बोलता मतलब आधा छूट हो गया, मतलब ये सामान आपका सीधे 50 रुपए में आ जाता। अगर 50% की छूट बोल देता 30 और 20 मिला करके, लेकिन बताया कि 30 पहले छोड़ेंगे फिर 20 बाद में छोड़ेंगे, तो ये 50 नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। और वो जो अलग आएगा वह कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगा, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब सबसे आसान होता है प्रतिशत में, आप मान लीजिए 100, किसी अंक को, किसी भी जो आपको गणना जिसके रूप में करनी है उसको 100 अगर आप मान लेते हैं तो गणना करने में
कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो वस्तु है उसका जो मूल्य है, वस्तु का जो मूल्य है वह कितना है, 100 रुपए है। वस्तु का मूल्य आपने 100 रुपए मान लिया, ठीक। तो फिर उसके बाद जब उसने 30% छूट दिया तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब कितने में बेचेगा, ये हम देख लेते हैं। विक्रय मूल्य देख लेते हैं 30% छूट पर, 30% छूट पर ये कितना हो जाएगा, बराबर के 100 रुपए इसका विक्रय मूल्य था और 100 रुपए में से घट जाएगा 100 का 30%, यही विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 100 का 30%, 30, यानी कि ये आ जाएगा विक्रय मूल्य 70 रुपए, ठीक। 70 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। इसके बाद 70 रुपए ये जो विक्रय मूल्य आ गया, इसके बाद क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत छूट। अब देखिए विक्रय मूल्य 70 रुपए हो गया है, तो इस 70 रुपए पे ये 20% छूट दे रहा है। 70 रुपए जब इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, दूसरा जब डिस्काउंट लगेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70, मतलब उसका जो प्राइस हो जाएगा वह 70 रुपए हो जाएगा। तो 70 रुपए जब रहेगा प्राइस और 20% की छूट मिलेगी, तब विक्रय मूल्य कितना होगा, फिर से दूसरा विक्रय मूल्य निकलेगा 20% जब छूट मिलेगा। तो अब ये मिलेगा 70 में से घटेगा और 70 का ही प्रतिशत होगा, 70 का 20%, 70 का 20%, यानी कि हो जाएगा 70 माइनस 70 गुणे 20 गुणे 1/100, 0 0 0 0 कट गया। अब इसके बाद देखिए 70 में से घट जाएगा 7 दूनी 14, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 56 रुपए। यानी कि 30% छूट के बाद जब 20% छूट मिला तो वह सामान जो मिल रहा है वह कितने, 56 रुपए में, 56 रुपीज में जो है वह यहाँ पे मिलेगा। जो 100 रुपए का सामान था, जो 100 रुपए का सामान था, 30 और 20% छूट के बाद 56 रुपीज का मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें जो कुल छूट हमको मिला, कुल छूट जो मिला वह कितना मिला, कुल छूट जो मिल गया वह 100 माइनस कितने में हमको मिला, 56 रुपए में। तो 44 रुपए का पूरा हमको छूट मिल गया। कुल छूट जो है वह 44 रुपए का है, 44 रुपए ऑफ मिला कुल। अब जब पूछ रहा है कि यह छूट एक समतुल्य छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर है, अब यहाँ पे हमको इस को प्रतिशत में बदलना है। और किसके अकॉर्डिंग, जब इस का मूल्य 100 रुपए था, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो पूछ रहा है आपके कि जब 100 एक समतुल्य छूट, समतुल्य छूट मतलब कि ये 30 फिर उसके बाद 20 हटा दीजिए, 1% मुझे बताइए, एक बार में बताइए कि कितना प्रतिशत आप छूट देंगे। दुकानदार इसमें ना आपको फंसाए कि हम 30% दे देंगे तो कोई नहीं, अब 20% और उस पे दे देंगे, इसमें मत फंसाइए। दुकानदार से आप पूछिए कि 1% बताइए जो आप हमको छूट दे देंगे, तो वो कैसे निकालेगा। देखिए वो बताएगा 44 रुपए का छूट आपको हम दे देंगे, तो इस 44 रुपए को प्रतिशत में बदलिए तो कितना हो जाएगा, ये 44 गुणे 100 प्रतिशत का चिन्ह लगेगा। और इस 40 के किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये 44 है यहाँ पे, इसको फिर से देखिए, इस 44 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखिए 44/100 किससे कंपेयर किया जा रहा है, 100 से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि वस्तु का जो मूल्य है वह 100 रुपए है। 100 रुपए पे हमको 44 रुपए का छूट मिला है, इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा और प्रतिशत चिन्ह, 100 कट जाएगा और ये आ जाएगा प्रतिशत छूट जो हमको मिल जाएगी। प्रतिशत छूट जो मिली, इफेक्टिव जो छूट मिला वह हमको 44% का मिला। ठीक है, तो इस तरीके से ये छूट जो आपको 30 और 20, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि मुझे 50% का छूट मिल रहा है, लेकिन नहीं, आप इफेक्टिव छूट जो देखेंगे वह 44% का। अगर आप दुकानदार से कहेंगे कि हाँ एक हमको बताओ कि कितने
एक बार में बताओ कितने प्रतिशत का, तो 50 नहीं 44 बताएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये मार्केटिंग का तरीका होता है। ठीक है, ये इससे क्या होता है, सामान बिक भी जाता है और लोगों को ज्यादा लगता है कि हाँ हमको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, हल कीजिए। 2 प्रश्न दिए हैं। पहला है 1/2 गुणे 3/5। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अंश का गुणा अंश में कर लीजिए, ये हो जाएगा 3, हर का गुणा हर में, ये हो जाएगा 10। ठीक, 3/10 आ गया। और यहाँ पे देखिए एक जोड़ करना है भिन्नों का। भिन्नों का जोड़ करने के लिए क्या करेंगे आप, हर को पहले समान कर लेंगे, हर समान करेंगे 8 और 8 पहले से था तो ये 7 इसी तरीके लिखा जाएगा। यहाँ देखिए 4 था 8 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, तो अंश में 2 का गुणा हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 7 धन 6/8 और 7 6 13, 13/8, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान सरल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इस तरीके से अगर आप किसी भी त्रिभुज का, किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का जिसकी भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जब हम समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसका जो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ये हमको पता है। और जिस त्रिभुज में हमको लंब पता होता है उसमें हम निकाल लेते हैं 1/2 लंब गुणे आधार करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन जहां पे कोई 3 भुजाएं आपको दी गई हैं वहां पे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वहां पे आपके लिए अलग फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखिए वहां पे हम त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है इस तरीके से, ये आपका जो भुजाएं दिया गया है वह कितना दिया गया है, 8, 15 और 17 ये भुजाएं दी गई हैं। अब यहाँ पे हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब किसी भी ऐसे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक मान हमको निकालना होता है। हम निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जिसको लिखते हैं हम इंग्लिश में यस से, ये वैल्यू हम निकालते हैं। अगर भुजाओं को ए बी सी कहा जाए तो ये होता है a + b + c/2। परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। और अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, सभी भुजाओं का आधा, और इसी वैल्यू को s बोलते हैं। ठीक है, s लिखते हैं। और फॉर्मूला जो हमारा एरिया का होता है वह होता है √s × s - a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में s - b और तीसरे ब्रैकेट में s - c। ये सभी गुणे में और करनी में है। ठीक है, यस का गुणा हो रहा है s - a में, फिर s - b में, फिर s - c में। ठीक, तो अब यहां से अगर हम s निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 धन 17 ये हमारा हो जाएगा 25 और 15 ये आ जाएगा हमारा 40, 40/2 यानी कि ये आ जाएगा 20। हमारे s की जो वैल्यू आ गई यहाँ से 20 आ गई, और s की वैल्यू रखते जाइए और a b c की वैल्यू रखते जाइए। तो यहां से हम एरिया अब निकालते हैं। देखिए s की वैल्यू है 20 तो ये हो गया 20, और फिर s - a होगा तो a हमारा मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए 8 है तो s 20 में से 8 घट जाएगा। देखिए ऐसे लिख देता हूं मैं एक बार आपके लिए, 20 - 8 और उसके बाद 20 - b कितना है, b - 15 कर लीजिए, और फिर इसके बाद 20 - c कितना है, 17 है। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे एरिया, ये हो जाएगा करनी में 20 गुणे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और ये घटेगा तो 5 और ये कितना आ जाएगा आपका 3। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पे करनी में a बराबर हो जाएगा करनी में 20 गुणे 12। अब देखिए 12 × 25 60, ये गुणा कर लीजिए, और 60 या 180 तो ये हो जाएगा करनी में 20 गुणे 180। फिर अब इसके बाद गुणा होगा, 18 दूनी 36 और 2 0, ये 3600 हो गया। अब 36 देखिए किसका वर्ग होता है, 6 का, और ये 2 शून्य है तो इसे करनी में हम लोग लिख सकते हैं 60 गुणे 60, या लिख सकते हैं करनी के बाहर 60, एक 60 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से
ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा, करंडी हट जाएगी। ठीक है, ए का जो मान आ गया वह आ गया 60 और सब वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जो क्षेत्रफल आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का अगर आपको भुजाएं दी गई हैं, तीनों भुजाएं, तो आप आसानी से अर्ध परिमाप ज्ञात करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन आप करोगे तो आपको खुद भी याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको, जितना आप फोकस रखोगे उतने अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब 6 बेल हैं, ठीक है, 6 घंटियां हैं, या मंदिर के आप समझ लीजिए कि घंटी है। उसको क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक घंटी जो है हर 2 सेकंड पे कोई पहुंच जा रहा है, बजा दे रहा है। इसी तरीके से दूसरी घंटी के साथ क्या हो रहा है कि हर 4 सेकंड पे कोई पहुंच रहा है। इसी तरीके से तीसरी हर 6 सेकंड पे एक आदमी पहुंच रहा है और वो घंटी बजा दे रहा है। इसी तरीके से चौथे 8 सेकंड के बाद हर कोई बजा रहा है, फिर 10 सेकंड के बाद, फिर 12 सेकंड के बाद 5वीं और 6वीं घंटी बज रही है। हर देखिए हर इतने समय पे हर 2 सेकंड पे ये घंटी बजेगी, हर 4 सेकंड पे ये, हर 6 सेकंड पे ये, हर 8 सेकंड पे ये, हर 10 सेकंड बाद ये, हर 12 सेकंड के बाद ये। ठीक, अब बोल रहा है कि 30 मिनट में ये घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। आप समझिए कि कोई घंटी 4 सेकंड बाद बज रही है और कोई 2 सेकंड बाद बज रही है। ठीक, तो अभी मान लेते हैं साथ में बज गई घंटियां, ठीक है, ये दोनों। तो अब जैसे ही 2 सेकंड होगा ये घंटी दोबारा बजेगी, ठीक, और उसके बाद फिर जैसे 3 के बाद 4 सेकंड होगा फिर दोबारा ये बज जाएगी, तो दोनों फिर एक साथ बज जाएंगी। ठीक है, तो 4 सेकंड में हर 4 सेकंड में ये दोनों आपस में मतलब एक साथ बजेंगी। ये समझ गए। 2 घंटियों को केस अभी दिमाग में समझिए कि 2 घंटियां हैं केवल। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 घंटियों का केस समझ गए। इसी तरीके से 6 घंटियां जो हैं वह एक बार साथ में बजी। क्या बोल रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, एक साथ, मतलब इस जो टाइम है, ये जो टाइम है, ठीक, इस पे जो है घंटियां जो है वह साथ में बजी, 6 घंटियां यहाँ पे बजी। इसके बाद मान लेते हैं 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, तो ये वाली घंटी बजी होगी। फिर 4 सेकंड मतलब बीता, 6 सेकंड, 4 सेकंड पे ये बजी होगी, 6 सेकंड पे ये, 8 पे ये, 10 पे ये, 12 पे ये। ठीक, 12 सेकंड पे देखिए क्या होगा। 12 सेकंड पे ये जो पहली घंटी है ये 2-2 सेकंड पे बजती आ रही है, तो ये 12 सेकंड पे ये भी बजेगी। 4 सेकंड बाद 4 सेकंड में जो बज रही है वो भी 12 सेकंड में बजेगी। 6 सेकंड पे जो बज रही है वह भी बजेगी। लेकिन ये 8 सेकंड वाली ये अभी अभी बजी थी 8 सेकंड पे, फिर 8 सेकंड बाद मतलब 16 सेकंड पे बजेगी। इसी तरीके से ये 10 सेकंड अभी बजा था, 10 सेकंड के बाद ये 20 सेकंड पे जाकर के कहीं ये घंटी बजेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि 12 सेकंड पे कुछ घंटियां, ऐसा भी कभी कभी हो रहा है कि इसमें से कुछ घंटियां साथ साथ बज रही हैं लेकिन 6 एक साथ नहीं बज रही हैं। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि किस किस टाइम पे जो 6 घंटियां हैं कितने सेकंड पे एक साथ बजेंगी। तो ये हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। इससे क्या होगा, अभी इन सभी का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। सभी का जब एलसीएम ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का, तो इससे हमें पता चल जाएगा वह समय गुणांक जिस पे सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 भाग दीजिए, भाग विधि से निकाल लेते हैं। 2 से भाग जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर 2 से भाग कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 1 1 और ये 3, ये 2, ये 5 और ये 3। फिर 3 से भाग जाएगा। अब अभी 2 बचा है तो 2 से एक बार और ले जाएंगे, 2 से एक बार और अभी जाने दीजिए, 2 से एक बार और जाएगा तो ये 1 1 3 और फिर 1, फिर उसके बाद 5 और 3, फिर 3 से इस बार जाएगा तो 3 से जाएगा तो ये सभी 1 हो जाएंगे, बस एक 5 को छोड़ के। फिर एक बार 5 से जाएगा तो सारे जो हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। यानी कि एलसीएम अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वह कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, इन सभी का गुणा और गुणे 3 और गुणे 5 हो जाएगा। एक बार 5 से भी जाएगा, जब तक सब 1 नहीं हो जाते हैं एलसीएम में भाग देते रहते। देखिए इस 5 को खत्म करने के लिए भी यहाँ पे एक बार 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको मैं यहाँ गुणे के रूप में लिख ले रहा हूं। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पच्चे 120। अब देखिए ये आपको मिल गया 120, यानी कि 120 सेकंड के बाद जो है वह घंटियां फिर एक साथ बजेंगी। ये 6 घंटियां 120 सेकंड के बाद 120 सेकंड ये आ गया, ठीक है, 120 सेकंड आ गया और इसको मिनट में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 120 सेकंड, 120 भागा 60 कर लीजिए और ये आ जाएगा आपका 2 मिनट। यानी कि हर 2 मिनट में जो है वह घंटियां फिर से बजेंगी और आपको समय कितना दिया गया, 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा एक लाइन कि हर 2 मिनट पे घंटियां एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में निकाल लेते हैं हम लोग, 30 मिनट में घंटियां कितनी बार बजेंगी, कितनी बार ये निकाल लीजिए आप। ये हो जाएगा आपका, देखिए एक बार जो है वह तो अभी तुरंत बजी है और हर 2 मिनट पे बजेंगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 धन 30 भागा 2, तो ये आपका आ जाएगा 1 धन 15 यानी कि 16, यानी कि 16 बार जो है वह घंटियां जो है 30 मिनट में आपकी बजेंगी, ठीक है। तो कुल 16 बार आएगा, ये ध्यान रखिएगा, 16 बार आपका सही उत्तर होगा। एक बार अभी बज गया, फिर 2 मिनट पे, 4 मिनट पे, 6 मिनट पे, 8 मिनट पे ऐसे बजेगा और उसके बाद जो 30वां मिनट होगा उस पे भी बजेगा। तो इस तरीके से 1 धन 30/2 यानी कि 16 बार कुल घंटियां बजेंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है, दो संख्याओं का मासापा व लासापा क्रमशः 50 और 250 है। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है, बताइए वे संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। अब देखिए पहली संख्या बताया है, पहली संख्या जो है वह पहली संख्या में अगर 2 से भाग दिया जा रहा है, पहली संख्या बराबर अगर हम लोग लिखा जाए यहाँ पे, तो पहली संख्या बराबर क्या आपको बता दे रहा है कि 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आ रहा है। यानी कि पहली संख्या बराबर हो जाएगा 2 गुणे 50, यानी कि पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 100। 2 से भाग कर रहे थे तो 50 आ रहा है, ठीक है, 2 से भाग करने के बाद 50 आ रहा है, भागफल 50 आ रहा है, यानी कि संख्या कितनी होगी, संख्या होगी 100। पहली संख्या आप समझ गए। अब आपसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो मासापा और लासापा है वह 50 और 250 है, यानी कि मासापा ये 50 है और लासापा ये कितना है 250। अब हमको निकालना क्या है, वे संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या तो हमने निकाल लिया 100, अब दूसरी संख्या कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या निकालने के लिए देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याएं किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है उन संख्याओं के मासापा और लासापा के गुणनफल के बराबर होता है। अगर
कोई दो संख्याएं हैं उनका जो मासापा होगा, जैसे पहली संख्या यहाँ पे 100 है और दूसरी संख्या मान लेते हैं x है, तो इनका जो गुणनफल होगा वह बराबर होगा इनका जो लासा और मासा है उसके गुणनफल के बराबर। देखिए मासा 50 है और लासा 250 है, तो 50 गुणे 250 हो जाएगा और ये x बराबर आ जाएगा 100 को इधर भेज दीजिए, तो 50 गुणे 250, 100 इधर आएगा भाग में हो जाएगा, शून्य से शून्य कटा, शून्य से शून्य कटा, 25 पच्चे 125, ये जो हो जाएगा ये आपकी जो दूसरी संख्या है उसका जो मान आ जाएगा वह 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बिल्कुल फॉर्मूले पे आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा बस एक लाइन में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, यहाँ पे पहली संख्या का मान तुरंत नहीं दिया है, बोला है कि अगर 2 से विभाजित किया जाए तो 50 आता है, तो 2 से भाग देने पे 50 है तो संख्या क्या होगी 100 होगी, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 70 है, प्रकार की सहायता से 3-4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा इसका व्यास भी ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पे दशमलव है, ये 3.4 सेंटीमीटर बोल रहा है, 3.4। प्रकार की सहायता से आपको 3.4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है और इसका व्यास ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए वृत्त खींचने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास स्केल होगा, पटरी होगी, उसमें आप एक दूरी 3.5 सेंटीमीटर का इस तरीके से ले लेंगे और प्रकार को रखेंगे इस तरीके से, इसके नोक को यहाँ पे, और पेंसिल जो होगा वह इस तरीके से यहाँ पे आएगी। तो इसके बाद इसको आप इस तरीके से ये गोला बना देंगे। गोला आप बना देंगे तो ये आपका 3.4 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा और इसके बाद इसका व्यास निकालना है आपको। तो इसी लाइन को आप फिर इधर इस बिंदु को और यहाँ पे मिला दीजिए, तो ये आपका 3.4 ये भी त्रिज्या हो जाएगी। ये आपका जो व्यास आ जाएगा, जो व्यास आपको निकालना था वह आ जाएगा 3.4 धन 3.4 यानी कि आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर यहीं पे आपको रचना लिखने को कहेगा तो आप स्टेप्स लिख लीजिएगा। पहले स्टेप में हमने 3.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, नाम दे दीजिएगा OA, फिर O को O पे प्रकार रख करके हमने एक तरीके से एक वृत्त बना लिया, ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद O और B बिंदु को मिला दिया और OB एक जो है वह व्यास हो गया और इसकी लंबाई जो होगी वह इस AB की लंबाई क्या होगी, इस AB की लंबाई जो हो जाएगी AO हो जाएगी और धन OB हो जाएगी। तो OA कितना है 3.4 धन 3.4, ये 6.8, ये आपका व्यास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से व्यास आप निकाल सकते हैं। यह आपके पास सीधे फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर जो होता है वह 2 गुणे त्रिज्या होता है। इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। ठीक, तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या 71 है, गिरीश अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, यानी कि गिरीश है जो अपने आय का 75% खर्च करता है, यानी कि अगर 100 रुपए वह कमा रहा है तो 75% मतलब कितना हो गया 75 रुपए वह खर्च कर दे रहा है, 25 रुपए बचा ले रहा है। अब यदि उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर ले, मतलब 75 रुपए अगर गिरीश पहले खर्च कर रहा था 10% और करने लगे, मतलब 7.5 रुपए और करने लगे। ठीक, मतलब 82.5 रुपए खर्चा करने लगेगा, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है यह आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि प्रतिशत में यहाँ आपको फंसने की गुंजाइश है। जब 10% खर्च बढ़ा रहा है तो आप सोचोगे कि पहले 75% खर्च कर रहा था 85, लेकिन नहीं, 75% जो खर्चा कर रहा था, जितना खर्चा कर रहा था उसका 10% जो है वह और करने लगा है।
ठीक है, उसका 10%, वह अपने खर्च का 10%, 75 रुपए खर्च कर रहा था तो उसका 10% बढ़ाया, यानी कि 7.5 रुपए। अब समझिए, आपको बताना क्या है कि बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम पहले की बचत देख लेंगे और जब उसकी आय में 20% का बढ़ोतरी हो गया है तब कितना बचत कर रहा है यह हम देख लेंगे। और बचत में वृद्धि हम निकालेंगे कैसे, किससे कंपेयर करेंगे, ये हमको देखने वाली बात है। अब मान लेते हैं, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना जो गिरीश की आय है वह 100 रुपए है। ये आपके लिए आसान हो जाता है, इसलिए 100 रुपए जो है वह मान लेते हैं गिरीश की आय 100 रुपए है। ठीक, तो उसका खर्चा कितना था, उसका खर्च जो था वह 75% था। 75% किसका, आय का, यानी कि 100 रुपए का 75%, यानी कि 75 रुपए वह खर्च कर दे रहा था। तो बचत कितना कर रहा था, बचत बराबर हो जाएगा जो सैलरी होगी उसकी आय माइनस जो खर्च कर रहा है, यानी कि 25 रुपए वह बचा रहा था पहले की केस में। ठीक है, अब उसकी आय जो है वह 20% बढ़ गई है। अब आप लिख लीजिए नई आय, नई आय हो जाएगी पहले की आय और धन आय का 20% बढ़ गया है ना, तो आय का 20% बढ़ा होगा। तो पहले आय थी 100 रुपए और अब 100 का 20%, यानी कि 100 गुणे 20 और गुणे 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 120। यानी कि अब वह उसकी आय, पहले 100 रुपए वह कमाता था, अब 120 रुपए कमाने लगा है। और अपने खर्च में पहले वह खर्च करता था कितना, 75 रुपए, अब खर्च में उसने 10% की वृद्धि की है। तो नया खर्च जो हो जाएगा, नया खर्च आप लिख लीजिए, नया खर्च जो हो जाएगा, उसका जो नया खर्च हो जाएगा वह 75 धन पहले जो खर्च करता था और 75 का 10% अब और खर्चा करने लगा है। तो ये आ जाएगा 75 और धन 75 का 10% आप निकालोगे तो 7.5 आएगा। तो 75 धन 7.5, ये आपका आ जाएगा 82.5 रुपए अब वह खर्चा करने लगा है। 82.5 रुपए अब वह खर्चा करने लगा है। ठीक, तो बचत कितने होने लगी है, सब बात यहाँ बचत की हो रही है क्योंकि हमको बचत ही निकालना है एट लास्ट। अब बचत कितनी हो रही है, अब कमा रहा है 120 रुपए और बचत जो होगी वह कितनी होगी, जितना खर्चा कर रहा है 82.5, तो घटा लीजिए, ये आपका 20 और फिर 30 बच जाएगा और उसके बाद आपका 7.5 और बच जाएगा, यानी कि 37.5। 37.5 रुपए जो है वह आपका नई बचत लिख सकते हैं आप, यहाँ पे नई बचत कर लीजिए, ये आपकी नई बचत हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आपको बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है यह बताना है। ठीक है, तो अब बचत में वृद्धि निकालिए। बचत में वृद्धि, सबसे पहले बचत में वृद्धि निकाल लेते हैं। तो कितनी वृद्धि हुई है, नई बचत है हमारी 37.5 और पुरानी बचत जो थी हमारी वह कितनी थी, 25 रुपए। 37.5 में से 25 रुपए घटा दीजिए तो हमारी जो वृद्धि आ जाएगी, बचत में जो वृद्धि हुई है वह कितने की हुई है, वह हमारी हुई है 12.5 रुपए की। ठीक, अब इसके बाद बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालिए। प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि यहां पे हम निकाल लेते हैं। देखिए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि जब निकालेंगे तो 12.5। अब किसी से जब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो किसी से कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, जैसे कहा गया कि पहले 100 रुपए कमाता था फिर 20% अधिक कमाने लगा। ठीक है, तो किसका 20% अधिक कमाने लगा, जो पहले कमाता था 100 का। ठीक, अब पूछ रहा है कि कितना बचत करने लगा, कितना प्रतिशत अधिक बचत करने लगा,
तो पहले जो बचत करता था, पहले बचत करता था क्या, पहले बचत करता था 25, तो उसी से कंपेयर होगा ना। तो जो वृद्धि होगी वह इस 25 से कंपेयर होगी। तो 25 से कंपेयर करेंगे, 25 को नीचे रखेंगे और जो अब वृद्धि हुई है वह ऊपर रखी जाएगी और इसको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए 12.5 से 25 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1/2 और गुणे 100%, 100% कट जाएगा तो ये आ जाएगा 50%। यानी कि वृद्धि कितनी हो गई, बचत में 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 25 के जगह अब 37.5 बचत कर रहा है, तो ये 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आसानी से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्रतिशत के जो भी प्रश्न है उसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यही गलती होगी, अगर आप गलती करोगे तो यहीं पे गलती होगी, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है अपने खर्च में, इसको ध्यान रखिएगा, अपने खर्च में 10% की वृद्धि। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 72 है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा तो राकेश ने कितने अंक मिले, राकेश को कितने अंक मिले। तो यहाँ पर देखिए कितने अंक मिले यह हम लोग निकाल लेते हैं। अंक जो मिले हैं वह कितना मिला है, वह मिला है 65%, और 65% किसका मिला है, 500 का। तो 500 का 65% निकाल लीजिए, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। 500 का 65% कितना हो जाएगा, 500 गुणे 65%, चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। बार बार देखिए जो बेसिक चीजें होती हैं वह बार बार दोहराता रहता हूं कि कहीं किसी को दिमाग में नहीं है तो वो जाकर के बैठ जाए। तो अब देखिए 5 से गुणा कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 30 और 2 32, 325 अंक जो है वह उसको मिले होंगे। ठीक है, तो 500 अंक का हम लोगों ने सभी ने इंटर की परीक्षा जो दी है 12th का, वह 500 नंबर का लगभग सभी देते हैं, तो 325 नंबर जो है वह उसको मिला है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, तो आप हमेशा मार्कशीट वगैरह अपना परसेंटेज कैलकुलेट करते रहते हैं, इतना तो सब लोग जानते हैं, आसान था। इसके बाद देखिए प्रश्न 73 है, 300 ग्राम चीनी की घोल में 40% जो है चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में चीनी की जो मात्रा है वह 50% हो जाए। ठीक, अब कोई घोल है, मान लेते हैं पानी और चीनी का घोल है, पानी और चीनी का घोल है, तो बोल रहा है कि 60% जो है वह कोई और है, 40% इसने बताया कि 40% जो है वह चीनी है, 40% चीनी है और 60% जो है वह दूसरा कुछ घुला हुआ है, मान लेते हैं पानी होगा। तो इस तरीके से अब बोल रहा है कि हमको इसको चीनी को जो है वह 50% करना है, चीनी को जो हमको 50% करना है, चीनी हमको चाहिए आधा, चीनी बिल्कुल आधा चाहिए घोल में और ये भी आधा हो जाए, मतलब पूछ रहा है कि कितना और चीनी मिला दें कि आधा आधा हो जाए। अब मान लेते हैं कि माना x ग्राम जो है वह चीनी और हम मिला दें, चीनी और मिलाने पर जो चीनी की मात्रा हो जाएगी 50% हो जाएगा। ठीक, ये मान लेते हैं, अब नहीं पता ना कितना मिलाने पे 50% हो जाएगा। तो अब देखिए बोल रहा कि 300 ग्राम चीनी की घोल में 40% जो है वह चीनी है। अब इस पे आइए, अब इस पे आइए आप कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 300 ग्राम के घोल में कुल जो घोल का इसका जो वजन है, इसका जो वजन है वह कुल 300 ग्राम है, कुल पूरे घोल का वजन। ठीक, तो 300 ग्राम में चीनी, अब चीनी की मात्रा हम लोग निकाल लेते हैं इस पहले वाले घोल में,
तो इसमें चीनी कितना है, 300 ग्राम में 40% है, तो जो चीनी की मात्रा हो जाएगी, चीनी का अगर हम लोग भार देखें तो चीनी का भार कितना हो जाएगा, 300 का 40%, यानी कि 300 गुणे 40 गुणे 1/100, 2 शून्य कटा 2 शून्य कटा, और ये 40 गुणे 3 यानी कि 120 ग्राम, यानी कि यहाँ पे 120 ग्राम जो होगा वह आपका चीनी होगा, और बचा हुआ जो 180 ग्राम है वह आपका ये दूसरा वाला घोल है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब हम उस स्थिति को देखते हैं जब घोल में 50% चीनी हो जाएगा और 50% ये हो जाएगा। पहले 120 ग्राम चीनी थी, अब मान लेते हैं 120 ग्राम में हमने x ग्राम और मिला दिया, और जो है ये जो है आधा हो गया 50%। जब 120 में x ग्राम और हमने चीनी मिला दिया तो हमारा जो है वह 50% चीनी हो गया, ठीक। और 50% चीनी हो गया तो अब आपको क्या समझने की जरूरत है, ये एक तरफ आपने चीनी की मात्रा रख लिया बराबर के, तो दूसरे तरफ आपको भी, अब देखिए हम समीकरण बनाना चाह रहे हैं जिससे x का मान जो है वह हम निकाल सकें, ठीक है। x कैसे निकलता है, किसी समीकरण से ही निकलता है। तो समीकरण बनाना है तो किस तरीके से, चीनी की मात्रा पे हम बना सकते हैं, क्योंकि पहले हमको चीनी की मात्रा पता थी। अब इस घोल में भी हमको चीनी की मात्रा पता है कि x ग्राम और हमने मिला दिया तो 120 धन x हो गया, ठीक। अब x ग्राम जब चीनी मिलाया, अब देखिए कुल भार जो था इसका 300 ग्राम था, कुल भार जो इसका 300 ग्राम था अब कितना हो गया होगा। अब ये द्रव तो हमने मिलाया नहीं, हमने केवल चीनी मिलाया, तो इसका कुल भार जो हो गया होगा वह 300 धन x हो गया होगा। और बोल रहा है कि जो चीनी की जो मात्रा है वह 50% हो जा रही है। अब यहाँ पे हमको पता है कि चीनी की जो मात्रा है वह 50% है, तो 50% किसका, इसका 50% है, यानी कि 300 धन x का 50%। समझ पा रहे हैं, दोनों ही आपकी चीनी की मात्रा बता रहा है, चाहे 120 धन x हो चाहे 300 धन x का 20% हो, दोनों ही आपका चीनी का मात्रा बता रहा है। ये भी देखिए इसका आधा, पूरे वजन का आधा ये भी चीनी की मात्रा है, और ये जो है 120 जो पहले थी चीनी मात्रा और x जो हमने बढ़ाया है ये भी चीनी की मात्रा है। तो 120 धन x और ये हो गया आपका 300 धन x का 50%, 50% यानी कि 50 गुणे 1/100, और 50 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 2, ठीक। तो ये हो गया आपका 120 धन x बराबर 300 धन x, और गुणे में है 1/2 यानी कि पूरे के बटे 2। अब चाहे तो 2 को इधर भेज दीजिए, गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का गुणा इधर पूरे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 120 धन x और बराबर 300 धन x। अब गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 240 धन x 2x बराबर 300 धन x। अब x को इधर ले आइए तो 2x में से x घट जाएगा, और ये 240 को उधर ले जाइए तो 300 में से 240 घट जाएगा। अब ये 2x में से x घटा तो x, और 300 में से 240 घटा तो 60, यानी कि 60 ग्राम, 60 ग्राम और चीनी हम मिला देंगे तो 160 ग्राम ये हमारा चीनी हो जाएगा यहाँ पे, और 160 ग्राम तो वो पहले से था, आपको पता है 120 ग्राम ये था, कुल 300 ग्राम। ये देखिए 60 ग्राम और मिला देंगे तो ये 180 ग्राम हो जाएगा, और 180 ग्राम तो ये था ही, देखिए 120 ग्राम ये था और ये 180 ग्राम था। तो अब 60 ग्राम और चीनी मिला देंगे तो ये 180 ग्राम चीनी हो जाएगा, 180 ग्राम तो ये था ही, तो ये अपना 50% आ जाएगा, ये अपना 50% ले लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से ये आपका चीनी मिलाने के बाद किस तरीके से हमने समीकरण बनाया, और समीकरण जो है वह किस तरीके से हमने मान निकाला। तो 60 ग्राम चीनी अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको फिगर बना के बता दिया था
तो उम्मीद है यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 74 है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय शहर की जनसंख्या 70,000 हो तो बताइए कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब जनसंख्या आपको पता है किस तरीके से बढ़ती है। जनसंख्या जैसे इस साल 70,000 है, मान लेते हैं अगले साल 80,000 होती है, ठीक है, तो उसी तरीके से फिर वो 80,000 के ऊपर बढ़ेगी। जितने दर से बढ़ रही है दर तो वही रहेगी, लेकिन ये दर कैसे काम करती है, ये चक्रवृद्धि के रूप में काम करती है, साधारण के रूप में नहीं काम करती है। हर साल जो जैसे आप किसी धन का जैसे मान लेते हैं साधारण ब्याज निकालते हैं, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन हमेशा वही रहता है। लेकिन जनसंख्या जब परिवर्तित हो रही है तो जनसंख्या जो है वह हर साल बढ़ जाती है, और उसका जो मूल जितनी जनसंख्या होगी उतने ही ज्यादा बढ़ेगी, आपको पता है। तो इसी तरीके से हमेशा जो है जब भी जनसंख्या का प्रश्न आए और आपसे पूछे कि इतने वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फॉर्मूला लगता है, जो आपका मिश्रधन निकल के आता है ए, वह बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100, दर बटे 100, और ऊपर समय होता है टाइम P। ठीक, तो यही पॉपुलेशन आपको निकल के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए P क्या है आपका, P जो है मूल जो जनसंख्या है वह 70,000 है इस समय। एक धन दर कितनी है, 5% की है, बटे में है 100, और कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्षों बाद, तो समय हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं जो हमारी मूल जनसंख्या है 70,000 है, और जो हमारा दर है 5% का है, और जो समय है वह 2 वर्ष का। वैल्यूज हमने पुट कर दी, ये हमारा 70,000 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 70,000 गुणे एक धन 5/100 है, तो 5 से 100 को काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, 1/20 हो जाएगा। एक धन 1/20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हर समान कर लीजिए, हर समान करेंगे तो ये हो जाएगा 20 धन 1/20, यानी कि 21/20, और 21/20 का 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, 21/20 का 2 बार गुणा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और ये हो जाएगा 700 गुणे 21 का वर्ग कर लीजिए, या 21 का अगर नहीं वर्ग याद है तो गुणा कर लीजिए। 21 से 21, 21 दूनी आपका 42। ठीक है, 42 और 2 44। ठीक, अब 441 आ गया। अब गुणा कर लीजिए, 7 से गुणा करेंगे, 7 7, 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, और इसके बाद 00। ये आपको कितना आ गया, 3,07,000। और यहाँ पे देखिए बटे 4 छूट गया है, 2 गुणे 2, ये भी तो बटे में था, बटे 4 इसको कर लीजिए। अब यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं। हम देखिए 3,08,700 में 4 का भाग कर लीजिए, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 7 28 हासिल लगा 2, फिर 7 बार कटेगा, फिर 700 को काटेंगे, 700 को ये 1 बार जाएगा, 3 30, फिर 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, फिर उसके बाद 5 बार जाएगा। ये आपका 77,175, 77,175, यानी कि 2 वर्ष बाद जो आपकी जनसंख्या हो जाएगी वह 77,175 हो जाएगी। शहर की जनसंख्या अगर 5% के दर से बढ़ रहा है, 2 वर्ष में देखिए 77,175 जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस सूत्र को याद रखिएगा। जनसंख्या पे हमेशा जो है जनसंख्या कितनी हो जाएगी यह देगा आपका। ठीक है, और कितनी बढ़ी अगर आपसे पूछ रहा है कितने लोग बढ़े, तो इसी में से 70,000 घटा दीजिएगा तो 7,175 आ जाएगा। ठीक, तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75, प्रकार की सहायता से 3.4 त्रिज्या का वृत्त खींचिए, व्यास भी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमने पहले ही कर लिया है,
ये प्रश्न रिपीट किया है। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76 यहाँ पे जो है, इसमें आपके देखिए 4 फिगर बने हुए हैं। इसमें प्रश्न संख्या 76 में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक की परिमिति ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसका जो है वह परिमिति यानी कि आपको परिमाप बताना है। ठीक है, परिमाप बताना है यहाँ पे। तो पहला जो फिगर आपको दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया गया है इस प्रकार से, और इसकी भुजाएं जो है वह बताया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी। इसका चतुर्भुज का जो बताया गया है वह 6 और 3.5 ये बता दिया गया है। और इसका आपको परिमिति परिधि बताना है। तो देखिए ये आयत है, और आयत का आप जब निकालेंगे परिमाप, या यहाँ पे परिमिति बोल रहा है, परिमिति शब्द बोल रहा है, तो परिमिति लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। निकाल लीजिए या चारों भुजाओं का योग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई दिया गया 6 धन 3.5 जोड़ेंगे 9.5 हो जाएगा। 9.5 में गुणा होगा तो 18 1 19, ये आ जाएगा आपका 19 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसके बाद एक फिगर और आपको दिया है त्रिभुज। त्रिभुज में दूसरा जो फिगर दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से। देखिए ये फिगर यहाँ पे प्रश्न में बन नहीं पाए थे, तो मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4 3 और 2, और इस तरीके से ये हमारा त्रिभुज, इसका परिमित निकालेंगे तो 4 3 7 2 9 ये आ जाएगा। और इसी तरीके से एक आपको और चतुर्भुज दिया गया है, चारों भुजाएं दिया गया है। ये देखिए रोम्बस है, ये वर्ग का जो टिल्टेड फॉर्म होता है वह आपको यहाँ पे दिया गया है। तो 4 4 4 सबका यहाँ पे इस तरीके से इसको बनाया गया है। इस तरीके से इसकी भुजाएं दी गई हैं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो चारों जोड़ दीजिएगा 16 आ जाएगा। और इसके बाद एक फिगर और आपको दिया गया है, हेक्सागन है, 6 भुजाएं हैं, और 6 भुजाओं की जो लंबाई है वह अलग अलग आपको दी गई है। तो इसको भी देख लेते हैं, हेक्सागन बना करके मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ नहीं करना है, परिमिति निकालने के लिए सभी भुजाओं को बस जोड़ देना है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से ये आपको यहाँ पे एक हेक्सागन दिया गया है। हेक्सागन दिया गया है, और इसकी जो है ये भुजा, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये भी 3 है। अब इसकी भी परिमिति निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़िए, 3 धन 2 धन 2 धन 4 धन 1 धन 3, ये हो गया 3 2 5 5 और 2 7 7 4 11 11, फिर 1 है आपका, ये 1 है, तो 11 1 12 और 3 15, इसकी जो परिमिति आ जाएगी वह 15 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 3 2 5 5 2 7 4 11 1 12 और 3 15, तो इस तरीके से ये 15 आ जाएगा इसका परिमिति। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों जो है ये फिगर आप कर लोगे, इसकी परिमिति आप निकाल लोगे। तो इस तरीके से तो आपका देखिए अब पूरा जो राजन सीरीज है वह समाप्त होता है। यहाँ पे अब इसके बाद आपके 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, 2 यहाँ पे, हाँ 2, और ये 3 वर्षों के दिए गए हैं। ये तीनों वर्ष भी मैंने सॉल्व कराया है। देखिए पिछले 5 वर्षों से लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डीएलएड का, और सभी जिस दिन परीक्षा हुई होगी उस दिन भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, वो भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाने वाले हैं इन्हीं क्लासेस से, तो सभी क्लासेस को ध्यान से करके ही परीक्षा में जाइएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिए हैं, पहले रखे हुए हैं करा के, वो आप देख लीजिएगा। और मैं दोबारा भी कराऊंगा मॉडल पेपर, इन प्रश्नों को दोबारा इंक्लूड करूंगा। एक बहुत ही रफ्तार में जो आपकी तैयारी होगी वह परीक्षा के पहले एक मॉडल पेपर के द्वारा होगी। ठीक है, तो उसमें जुड़िएगा आप। अब इसी तरीके से पॉन सीरीज भी पूरा कर लीजिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर डालिए, तो सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से आप चैनल से बने रहिए, सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं इसी तरीके से, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही ढंग से, क्रम से, और सभी इंपॉर्टेंट चीजों को आसान भाषा में कवर करते हुए। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे।
इसके अलावा हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी, वहां पे आप डाउनलोड करेंगे अस्तित्व एकेडमी को तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। उसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी, बिना किसी डिस्टरबेंस के आप क्लास देख पाओगे। और उसके बाद हर एक चैप्टर के बाद आप टेस्ट सीरीज दे पाओगे, टेस्ट दे पाओगे उस चैप्टर का। उसके साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे उस चैप्टर के। इसी तरीके से पूरा जो है सिलेबस आपको मिलेगा, पूरे सिलेबस का नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा और राजन सीरीज कौन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा तैयारी, संपूर्ण तैयारी डीएलएड का हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आप कर पाओगे ऐप के माध्यम से। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, कोर्स में एनरोल करें और हम लोग इसी तरीके से मेहनत से आपके लिए सब कुछ लेकर के आते रहेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।